हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक और नई वैकेंसी लेकर आए हैं और इस वैकेंसी से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए जॉब निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी है, कब आपको अप्लाई करना है, हर एक चीज़ को बारीकी से इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट कोर्ट से रिलेटेड जॉब्स के बारे में जानना चाहता है और कोर्ट में जॉब करना चाहता है, उसके रिगार्डिंग आने वाली वैकेंसी से अपडेट रहना चाहता है, तो वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप सभी के पास टाइमली पहुंच जाएं। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में निकाली गई है। अब इसमें किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी निकाली गई हैं, 28 वैकेंसी निकाली गई हैं। कितना आपको पे किया जाएगा, तो 1,44,840 रुपये से लेकर 1,94,660 रुपये प्लस आपको जो भी अलाउंसेस मिलते हैं एक डिस्ट्रिक्ट जज को, वो सारे अलाउंसेस आपको जो है मिलने वाले हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये रेगुलेट किया गया है महाराष्ट्र जुडिशल सर्विस रूल 2008 के अनुसार। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है और जो कर रहा है उसके लिए यहाँ पर एलिजिबल क्राइटेरिया यही है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसके पास जो है लॉ की डिग्री होनी चाहिए या साथ ही वो प्रैक्टिस कर रहा हो एज एन एडवोकेट, कम से कम उसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस एडवर्टाइजमेंट की डेट से। तो ये यहाँ पर जो है बताया गया है इस नोटिफिकेशन के अंदर। साथ ही आप एज एन पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं या फिर गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, तब भी आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बता चुका हूँ आपके पास कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए अगर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं या फिर आप गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, तब भी आपको जो है 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज के लिए। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि कितना एज क्राइटेरिया बताया गया है। तो आपकी जो आपने जो एज है वो आपने 35 ईयर ऑफ एज जो है प्राप्त कर ली हो, यानी कि 35 साल आपकी एज होनी चाहिए और 45 ईयर से एज आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ पर बताया गया है। साथ ही यहाँ पर बताया गया है आपको मराठी लैंग्वेज भी आनी चाहिए। आपको मराठी लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए। साथ ही आप इंग्लिश से मराठी में ट्रांसलेट कर सकें और मराठी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें, ये सारी चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। और जब आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे तो आपको पहले प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा 2 साल के लिए, ये भी इस पोस्ट के अंदर बताया गया है। और कैंडिडेट शैल नॉट सेंड एनी सर्टिफिकेट एट एनी स्टेज ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। कैंडिडेट मस्ट सबमिट द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑन द डेट and stage of examination process which will be declared by the हाई कोर्ट। यानी कि आपको ओरिजिनल के साथ साथ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ को भी यहाँ पर दिखाना होगा, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, वेरीफाई यहाँ पर किया जाएगा। आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आपके पास ये रिलीवेंट सर्टिफिकेट होने चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, करेक्टर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप लीगल प्रैक्टिशनर हो कोर्ट में, इसके रिगार्डिंग आपके पास जो है डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट की बात जो है यहाँ पर की गई है। जो फॉर्म नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, उसको आपको फिल आउट करना है।
साथ ही यहाँ पर फिर से बताया गया है कि आपको जो है मराठी की लैंग्वेज जो है आनी चाहिए, आपके पास LLB की डिग्री हो, LLB की डिग्री हो, उसकी मार्कशीट की कॉपी हो, एकेडमिक ईयर की आपके पास बार काउंसिल के द्वारा इशू की गई सनद होनी चाहिए, आपके पास जो है प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स पेई हैं तो उसके लिए रिलीवेंट डॉक्यूमेंट जो पिछले 3 साल के हैं वो होने चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से यानी कि रिज़र्व कैटेगरी बैकवर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उसका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। यह चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या हैं, कि अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हैं तो ये सबसे पहली डिस्क्वालिफिकेशन है। आपको जुडिशल सर्विस से कभी भी डिस्क्वालीफाई किया गया है या रिमूव किया गया है, यानी कि आप जॉब करते थे, आप सर्विस करते थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, लोकल अथॉरिटी के अंदर, और आपको डिस्क्वालीफाई जो है किया गया है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। साथ ही आप न जो है कन्विक्ट हुए हो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द रिक्रूटिंग अथॉरिटी बाय मींस ऑफ हिज और हर कैंडिडेट। इसके बाद आप अगर मैन हैं तो आपकी एक से ज़्यादा वाइफ है, वुमेन है तो एक से ज़्यादा आपके हस्बैंड हैं, या फिर आपके जो चाइल्ड है वो आपके 2 से ज़्यादा है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। साथ ही यहाँ पर जो दो से ज़्यादा बच्चों की बात की गई है उसके संबंध में महाराष्ट्र सिविल सर्विस रूल 2005 के अनुसार 28 अप्रैल 2005 जो है शैल नॉट बी डिस्क्वालीफाई फॉर द अपॉइंटमेंट अंडर दिस क्लॉज सो लॉन्ग एज द नंबर ऑफ चाइल्ड he or she had on the date of such commencement does not increase, यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आपका एग्ज़ाम किस फॉर्म में होगा। तो आपके 3 एग्ज़ाम होने वाले हैं, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होने वाला है। इसी के संबंध में यहाँ पर बताया गया है 3 घंटे का होगा आपका मेन एग्ज़ाम, 100 मार्क्स का आपका होगा, 15% आपको लेने हैं। इसके बाद बताया गया है वाइवा के संबंध में कि वाइवा का क्या प्रोसीजर होगा, ये सारा प्रिलिमिनरी रिटन एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। तो इसको आप एक बारी डिटेल में पढ़ लीजिए कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए तो किसी भी तरीके की ऐसे मटेरियल को ना लेकर जाएं जो कि आपको डिस्क्वालीफाई कर सके उस एग्ज़ाम के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट हो गए, आपने पेपर को टेम्पर किया है या कोई भी इन्फ्लुएंस किया है, तो इस संबंध में आपका जो एग्ज़ाम है आपको उस एग्ज़ाम से जो है विड्रॉ किया जा सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद हम चलते हैं और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है कि आपको जो है पहले 3 साल के लिए अगर आप सेलेक्ट कर लिए जाते हैं तो एक बॉन्ड भरवाया जाएगा और उस बॉन्ड का अमाउंट 2000 रुपये होगा, 2000 नहीं 2 लाख रुपये होगा। तो 2 लाख का बॉन्ड आपसे भरवाया जाएगा और वो रिकवर किया जाएगा उस कैंडिडेट से या फिर उसके जो लीगल उत्तराधिकारी है या फिर एग्जीक्यूटर है या फिर असाइनी है, उनसे जो है यहाँ पर ये जो है अमाउंट लिया जाएगा अगर आप टाइमली सर्व नहीं करते हैं, उसको छोड़कर जाते हैं। तो पीरियड अब मैं पहले ही बता चुका हूँ 2 साल तक के लिए रहेगा। उसके बाद आपको जो है इसमें प्रोबेशन पीरियड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आप अप्लाई कैसे करेंगे, कब तक आपने अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आपको ऑनलाइन डिटेल फिल आउट करनी है। आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसको रजिस्टर्ड करने के बाद आप फॉर्म को फिल आउट कर पाएंगे। 5 सितंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई हैं और लास्ट डेट है 26 सितंबर 2024 4:30 यानी 4:30 बजे से पहले आपको फिल आउट कर देना है। लेटेस्ट फ़ोटो आपको रखनी है। 14 KB से ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए। फ़ीस की बात करें तो 500 रुपये जो रिज़र्व कैटेगरी है उसके लिए है, 1000 रुपये उनके लिए हैं जो कि अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपको फ़ीस जो है ऑनलाइन पे करनी होगी जो कि रिफंडेबल नहीं है। इन सभी मोड के द्वारा आप ऑनलाइन जो है पे कर सकते हैं और अगर आप सक्सेसफुली पे करेंगे तभी आपका फॉर्म जो है फिल आउट माना जाएगा।
इसके रिगार्डिंग। और ये सारे फॉर्म के बारे में बताया गया है कि आपने किस तरीके से फॉर्म की पेमेंट के संबंध में एप्लीकेशन फॉर द डिस्ट्रिक्ट जज 2024 इज टू बी सेंड बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट एडी और कोरियर ओनली as to reach the office of Registrar General High Court Font Mumbai so and so on और बिफोर फ्राइडे 4 अक्टूबर 2024 से पहले आप इसे जो है इन सभी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट को कोरियर के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म में आपको जो है ये भरना होगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे और कौन कौन सी ऐसी डिटेल है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो आपके पास रजिस्टर्ड आईडी ईमेल आईडी होनी चाहिए, वही बात यहाँ पर की गई है। अब हम चलते हैं, ये आपके फॉर्म्स हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल आउट करके देना होगा। उसके बाद अगला फॉर्म है कैरेक्टर का। उसके बाद यहाँ पर ये फॉर्म आपने कब कहाँ पर किस कोर्ट में प्रैक्टिस की है, कौन सा केस नंबर है। इसके बाद आपको ये फिल आउट करना है, ये वाला फॉर्म। उसके बाद ये कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन है, इसको भी आप जो है रीड आउट कर लीजिएगा। मैं नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को ईजिली डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन और इस जॉब के संबंध में अगर कोई भी क्वारी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।